नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। भगवान राम के स्वागत में देश जगमगा उठा है। भूमि पूजन से पहले सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप जलाए और यहां का नजारा पूरा दीपावली की तरह था, मानो आज ही दिवाली है। ये तस्वीरें कुछ वक्त पहले की हैं और इन्हें देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर दीपोत्सव से ही अब एक नई शुरुआत हो रही है और मुख्यमंत्री खुद गंभीर हैं। 2 दफा वो अयोध्या जा चुके हैं तैयारियों का जायजा लेने इन्हीं दिनों में, और कल भी वो वहां पे होंगे। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। करीब 175 अतिथि जिन्हें न्योता दिया गया है। तो 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए भगवान राम की नगरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहीं इस मुद्दे पर अयोध्या के डीएम अनुज कुमार झा ने प्राइम न्यूज से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, उन्हें सुनते हैं। और भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है और इस कार्यक्रम का निरीक्षण करने के लिए अनुज झा जो अयोध्या के जिलाधिकारी हैं वो निकल पड़े हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम जनता से भावुक अपील की थी कि सभी लोग दिए जरूर जलाएं। ये देखिए अयोध्या की सड़कों में ये दिए लगाए गए हैं। इसी का निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी अनुज झा सड़कों में उतर चुके हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं और ये एक लंबी श्रृंखला है दियों की जो पूरे अयोध्या में लगाई गई है। अनुज झा जी मौजूद हैं। सर, ये जो दिए जो मुख्यमंत्री जी ने अपील की थी वो कहाँ पर दिए लगाए गए हैं? क्या पूरी अयोध्या दीपावली में रंगी रहेगी? यहाँ के जितने भी हमारे मठ मंदिर हैं, साधु संतगण हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी हमारे व्यापारी बंधु हैं, व्यापारिक संगठन हैं, उन सभी ने ये प्रण लिया था, आह्वान किया था कि हम सब लोग मिल करके स्वयं ही दीपोत्सव का आयोजन करेंगे। और उसी के तहत जो है ये पूरे मार्ग में सभी मठ मंदिरों में उन्होंने दीपोत्सव का आयोजन किया है। सबसे हमने ये अपील किया है कि ये कोविड के दौरान ऐसा कार्यक्रम बहुत बड़ा एक चैलेंज है और इसको हम लोगों को हर हाल में ये इंश्योर करना है कि किसी भी दशा में इससे कोविड का संक्रमण ना फैले। तो उसको दृष्टिकोण में रखते हुए सबके लिए मास्क जो है वो मैंडेटरी किया गया है और डिस्टेंसिंग मैंडेटरी किया गया है। उसी पे हमने अपने सारे अधिकारियों को भी क्लोज इन किया है कि इस वक्त उनके लिए एक चैलेंज है कि इसमें डिस्टेंसिंग इंश्योर करेंगे और सभी से मास्क जरूर पहनवाएंगे। सर, कल बहुत लोग आएंगे, बहुत लोगों की आस्था है, राम में बहुत आस्था है, उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? अभी मैं सबसे यही अपील करूंगा कि कल कोई ना आए यहाँ पे। जिनको इनविटेशन मिला है मात्र वही लोग आएँ। कल के बाद वो आएँ, रामलला का दर्शन करें, अच्छे सुरक्षित ढंग से रहें। अभी सबके लिए यही अच्छा है कि लोग अपने घरों से कार्यक्रम को देखें। कल के कार्यक्रम में मात्र वही लोग आएँ जिनको क्या आमंत्रण दिया गया। कुछ जिले से ताल्लुक रखते हैं जहाँ भगवान श्री राम की ससुराल है। कितना अच्छा लग रहा है कि राम जन्मभूमि को आपको मौका मिल रहा है, यहाँ पर आधारशिला रखी जा रही है। ये सौभाग्य की बात है। नो डाउट मैं कहीं का रहने वाला होता तो ऐसे समय में यहाँ काम करना सौभाग्य की बात होती है और मिथिला से होना अपने आप में जो है एक मायने रखता है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। ये आते हैं अयोध्या के डीएम अनुज झा जी जो मिथिला से आते हैं और ये उनके लिए गर्व की बात है कि इस कार्यक्रम का वो हिस्सा बनने जाना है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, अयोध्या। तो राम मंदिर शिलान्यास को लेकर लखनऊ में भी लगातार तैयारियां जोरों पर हैं। पूरे लखनऊ को दुल्हन की तरह सजाने का काम चल रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि जगह जगह लोगों को यह एहसास दिलाया जाए कि एक लंबी लड़ाई जीतकर राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। प्राइम न्यूज पर इसी का जायजा हमारे संवाददाता ने लखनऊ की सड़कों पर लिया। कैसा नजारा है वहां का, वो दिखाते हैं आपको। 5 अगस्त वो दिन जो एक लंबी लड़ाई के बाद अयोध्या में जीत के परचम को दिखाता है। 5 अगस्त वो दिन जब राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अयोध्या के साथ साथ पूरे देश को कहीं ना कहीं इस दिन का इंतजार था और उसी को देखते हुए इस दिन के लिए पूरे लखनऊ के साथ साथ अयोध्या, बाराबंकी या यूं कहें पूरे उत्तर प्रदेश को सजाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास के बिल्कुल सामने। मुख्यमंत्री आवास के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि ये एक चौराहा है और सबसे ऊपर एक एलईडी वैन लगी हुई है, एलईडी लगी हुई है जिसमें लगातार विश्व सनातन हिंदू गौरव दिवस 5 अगस्त ये लिख कर आ रहा है, जय श्री राम लिख कर आ रहा है और लगातार श्री राम की जो प्रतिमा है वो उसमें उभर कर निकल रही है लगातार, ताकि जो लोग गुजर रहे हैं, लोग जो आ रहे हैं जा रहे हैं वो उसके दर्शन कर सकें। इसके साथ ही अगर हम एक और नज़ारा आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो रास्ते हैं मुख्यमंत्री आवास के सामने, क्योंकि बताया जा रहा है कि कल प्रधानमंत्री अयोध्या में कार्यक्रम को निपटाने के बाद लखनऊ भी आ सकते हैं, उसको देखते हुए
मुख्यमंत्री आवास के सामने ये देखिए झालरों का काम किया जा रहा है, जो लाइटिंग्स हैं वो लगाई जा रही हैं और सजाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि कुछ भी करके ये जो भव्य दिन है इसको और सजाया जाए और ऐतिहासिक बनाया जाए। और बिल्कुल सामने एक गोल चौराहा भी मैं आपको दिखाऊंगा, मुख्यमंत्री आवास के बिल्कुल सामने ये गोल चौराहा, जहाँ पर भगवा झंडे लगाए गए हैं, भगवा पतंगियाँ लगाई गई हैं और लगातार वहाँ पर भी लाइटिंग का काम किया जा रहा है ताकि लखनऊ को सजाया जा सके और 5 अगस्त का जो ऐतिहासिक दिन है वो इतिहास के पन्नों में अपनी खूबसूरती के लिए भी दर्ज हो जाए। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन, प्राइम न्यूज। तो 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि पर यहां पे पहुंचेंगे और पूजा करेंगे। इस भूमि पूजन से पहले पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है, भजन कीर्तन किए जा रहे हैं और जगह जगह तरह तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ना सिर्फ अयोध्या तक ही ये आयोजन जारी है, बल्कि लखनऊ में अगर देखें तो यहां पे भी अलग अलग तरीके से सजावट की जा रही है ताकि इस ऐतिहासिक पल को एक गवाह के तौर पे, एक याद के तौर पे इसे संजो कर रखा जा सके। लंबे समय के बाद राम जन्मभूमि पर श्री रामचंद्र का भव्य मंदिर बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। आखिरकार वो मंगल बेला व शुभ घड़ी आ गई है जब श्री रामचंद्र के मंदिर की कल भूमि पूजन होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका भूमि पूजन करेंगे। उसी को लेकर कल भूमि पूजन में, जहां भूमि पूजन से पहले अयोध्या को पूरा दुल्हन की तरह सजाया गया है और जगह जगह दीपोत्सव मनाया जाएगा, भजन कीर्तन होंगे। कल जब राम मंदिर की नींव रखी जाएगी तो वहीं राजधानी लखनऊ भी राम मंदिर की नींव के बाद कहीं ना कहीं जश्न मनाने की तैयारी में है। राजधानी लखनऊ के 111 चौराहों को पूरी तरह से सजाया जाएगा, भजन कीर्तन होगा, दीपोत्सव होगा। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर श्री रामचंद्र की कट ऑफ मूर्ति लगाई गई है, यहाँ पर तस्वीर लगाई गई है और इस चौराहे को पूरी तरह से देखिए अब सजाया जा चुका है। भगवामय पूरा चौराहा किया गया है और यहाँ पर श्री रामचंद्र की प्रतिमा के साथ या मूर्ति कट ऑफ के साथ भगवे झंडे भी लगाए गए हैं जो कि विश्व हिंदू परिषद ने लगाए हैं और यहाँ पर जय श्री राम के नारे लिखे हैं इस झंडे पर। तो ये ऐसे 111 चौराहे हैं जिनको पूरी तरह से सजाया गया है, भगवामय किया गया है। ये पूरी तैयारी कहीं ना कहीं बात की जाए तो जो चौराहे सजाया गया 111 उसमें पूरा सहयोग कहीं ना कहीं राष्ट्रीय, ये जो 5 अगस्त का दिन होगा ये विश्व सनातन हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये राष्ट्रीय पर्व एवं उत्साह समिति ने सजाए 111 चौराहे। उत्साह समिति विश्व हिंदू परिषद मिलकर राजधानी लखनऊ में 5 अगस्त को जो है इस तरह से जो 111 चौराहे सजाए गए हैं उसको सजाया गया है। तो वहीं जो रामचरितमानस व हनुमान चालीसा समेत भजन कीर्तन भी राजधानी लखनऊ में भी किया जाएगा और राजधानी वासी पूरी तरह से, जिस तरह से राम जन्मभूमि की कल भूमि पूजन होगी, जिसके बाद जो लोगों का इंतजार था, जो सपना था राम मंदिर बनने का, वो कहीं ना कहीं कल पूरा हो जाएगा। कैमरा पर्सन राहुल साथ मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज लखनऊ। तो भूमि पूजन की पूर्व संध्या पर प्रयागराज के संगम वीआईपी घाट पर बालू से राम मंदिर का स्टैंड आर्ट बनाया गया, जिसमें बीजेपी विधायक हर्षवर्धन, भाजपाई और समाज सेवी नीरज जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,310,000 हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में कोरोना के 41,222 एक्टिव केस हैं। वहीं राज्य में अब तक 57,271 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल से उनके घर के लिए भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कोरोना की चपेट में आने से अब तक 1,817 लोगों की जान जा चुकी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड-19 की बैठक ली। L1 अस्पतालों में बेड्स की संख्या पर्याप्त पाई गई समीक्षा में, लेकिन L2 और L3 में बेड्स की संख्या को बढ़ाने का आज निर्देश दिया है। कल उन्होंने विशेष रूप से चीफ सेक्रेटरी साहब को
अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को, स्वास्थ्य शिक्षा को और पीजीआई के डायरेक्टर साहब को, डीजी मेडिकल को, सबको आदेशित ये किया था कि L3 के बेड्स को सबको बढ़ाया जाए। तो आज उन्होंने निर्देश ये दिए हैं कि L2 और L3 के 50,000 बेड्स कम से कम और बढ़ाए जाएं। उन्होंने ये भी आदेश किया है कि जहां बेड्स बढ़ाएं तो वहां चिकित्सा कर्मियों की, चिकित्सकों की कमी ना हो और महानिदेशक स्वास्थ्य और महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा इस कार्य को समयबद्ध रूप से हर हालत में पूरा करें। उन्होंने ये भी कहा कि जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उस पर जो एम्बुलेंसेज हैं उनका मूवमेंट प्लान प्रॉपरली होना चाहिए। सभी जगह सभी जो भी रोगी हैं, जो भी पॉजिटिव व्यक्ति हैं, जिनका भी अस्पताल में मैनेजमेंट होना है तो उनको तुरंत जो है अस्पतालों में दाखिल किया जाए। इसमें जिला अधिकारी जवाबदेही भी तय करें। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए भी दिन में कम से कम 1 या 2 बार इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से उनसे संवाद स्थापित किया जाए, टेलीफोन से वार्ता की जाए, जिससे उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती रहे। मुख्यमंत्री जी ने 108 की एम्बुलेंस सेवा को भी सभी चिकित्सालयों तथा मेडिकल कॉलेज में कुल एम्बुलेंस का 50% एम्बुलेंस को कोविड के व्यवस्था के लिए लगाने का निर्देश दिया है और शेष 50% एम्बुलेंस नॉन कोविड कार्य में लगाई जाएं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मरीजों के लिए ये जरूरी है कि कोविड चिकित्सालयों में बेड की व्यवस्था जो है मरीजों की संख्या अनुसार हो। मुख्यमंत्री जी ने संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में पिछले 1 सप्ताह में जो एवरेज टेस्टिंग आई है वो 92,000 प्लस आई है। यानी अब प्रदेश पूरे देश में सबसे अधिक टेस्ट कराने वाला प्रदेश हो गया है। ऐसे में जहां टेस्टिंग की संख्या इतनी ज़्यादा है तो निश्चय ही ये कार्य जो है इस वजह से किया जा रहा है कि जगह जगह पूरा एक अभियान चलाकर जो है डोर टू डोर टेस्टिंग की जा रही है और इस अभियान के तहत जो भी स्वेच्छा से चाह रहा है उसका टेस्ट भी कराया जा रहा है। इस महामारी को फैलने से जो है बचाने के लिए ज़रूरी है कि चेन जो है टूटे। नियंत्रित करने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। कानपुर नगर में विशेष रूप से वहाँ के अस्पतालों में व्यवस्था ये निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर बेड्स की संख्या, वेंटिलेटर बेड्स की संख्या भी बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के बारे में भी आज समीक्षा की है। मेरे साथ राहत आयुक्त बैठे हैं, बाढ़ के बारे में वो बताएंगे। एक बांध जो है गोंडा में था जिसको रिपेयर करके उसकी व्यवस्था करा दी गई है। एक दूसरे बांध की आजमगढ़ में छोटी सरयू पर बांध की सूचना मिली थी, वो भी आज पूरा प्रयास करके जिला प्रशासन और बाढ़ राहत पे लगे हुए सिंचाई विभाग के, जल शक्ति विभाग के सभी अधिकारी उसको भी आज सही करेंगे। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2,983 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 41,222 और जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या अब 57,271 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से 1,817 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 66,713 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक 26,89,973 सैंपल्स की जांच प्रदेश में की जा चुकी है। पूल टेस्ट के माध्यम से 5-5 सैंपल के 2,768 पूल लगाए गए, जिनमें 380 पूल्स में पॉजिटिविटी आई और 10-10 सैंपल के 308 पूल लगाए गए, जिनमें 53 पूल्स में पॉजिटिविटी पाई गई। आरोग्य सेतु ऐप का निरंतर उपयोग किया जा रहा है और अब तक हम जिन लोगों को इस ऐप से अलर्ट जनरेट हुआ है वैसे लोगों में से 7,220 लोगों को हम कॉल कर चुके हैं। कॉल करके उन्हें हम आगाह कर चुके हैं कि आप अपना ध्यान रखें। प्रदेश में कोविड हेल्प डेस्क जो एक उत्तर प्रदेश सरकार की एक नई पहल है, जिसके अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में, प्रमुख कार्यालयों में जहां काफ़ी लोग आते जाते हैं, उद्योगों में जहां बहुत संख्या में मजदूर काम करते हैं,
इन सब जगहों पर एक कोविड हेल्प डेस्क बनाया गया है। ये हेल्प डेस्क पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर और सैनिटाइजर से युक्त होते हैं। गाजियाबाद और बुलंदशहर पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां गाजियाबाद पुलिस ने सूटकेस में मिली महिला के शव की शिनाख्त करने का दावा किया था, वो अब जिंदा हो गई है और अपने घर यानी बुलंदशहर पहुंच गई है। क्या घालमेल है, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि प्रशासन कितनी बड़ी लापरवाही कर सकता है। तुमने जिसे मार दिया था वो साक्षात प्रकट हो गई। तुमने जिस महिला की हत्या का खुलासा कर अपनी पीठ थपथपाई थी, उसी ने तुम्हारे दावों का जनाजा निकाल दिया। ये लाइनें किसी और के लिए नहीं बल्कि गाजियाबाद पुलिस के लिए सटीक बैठती हैं। जी हाँ, ये वही गाजियाबाद पुलिस है जिसने 27 जुलाई को साहिबाबाद में सूटकेस में महिला का शव बरामद किया था और आनन फानन में उसकी पहचान का दावा भी किया। महिला की शिनाख्त बुलंदशहर की वरिशा के रूप में की गई, जिसके बाद उसका कफन दफन भी मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हो गया। इतना ही नहीं, महिला की हत्या के आरोप में परिजनों की तहरीर पर बुलंदशहर पुलिस ने वरिशा के पति आमिर और उसके सास ससुर पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर सलाखों के पीछे भेज दिया। दोनों जिलों की पुलिस इस हत्याकांड का खुलासा कर खुद की पीठ थपथपा रही थी, लेकिन उनकी इन खुशियों का ठिकाना कुछ दिन बाद ही काफूर हो गया, जब मरी हुई महिला साक्षात प्रकट हो गई और अपने जिंदा होने की दलील पेश कर दी। जिसके बाद बुलंदशहर पुलिस ने वरिशा से पूछताछ की। गिरफ्तार किए गए लोगों से दहेज हत्या का मुकदमा वापस लेकर उत्पीड़न का केस चलाने की बात की गई। दिनांक 27/7/20 को गाजियाबाद में न्यू हिंडम क्षेत्र है, साहिबाबाद थाना क्षेत्र में, वहाँ एक अटैची में अज्ञात महिला का शव मिला और सोशल मीडिया के माध्यम से उस शव को देख करके एक इस्माइल नामक व्यक्ति ने थाने को सूचित किया, गाजियाबाद को, साहिबाबाद थाना गाजियाबाद को, कि ये शव उसकी बहन का है। उस व्यक्ति को रात में ही साहिबाबाद पुलिस के द्वारा थाने में बुला करके शव की शिनाख्त कराई गई। पुनः उसने देखने के बाद भी, फिजिकली देखने के बाद भी उस शव की शिनाख्त अपनी बहन वरिशा के रूप में किया। उसके भाई के द्वारा एक तहरीर देकर थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें पति सास ससुर को अभियुक्त बनाया गया और ये बताया गया था कि ये लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और इसी क्रम में उसे मार करके उसकी हत्या करके शव को गायब कर दिया गया है। इस अभियोग में प्राथमिक छानबीन में सत्यता पाए जाने पर पति सास ससुर को अभियुक्त के रूप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस महिला के द्वारा ये भी बताया गया कि ये नोएडा गई, नोएडा में पहुँच करके ये पहले कभी वहाँ काम कर चुकी है। नोएडा में भंगेल नामक स्थान पर कोई इलेक्ट्रिकल के सामानों के निर्माण की कंपनी है, वहाँ काम कर चुकी थी। उसी क्षेत्र में गई और एक सुनीता नाम की महिला के साथ अब तक थी। क्योंकि महिला जीवित लौट आई है और इसके बयानों से स्पष्ट है कि इसके साथ दहेज प्रताड़ना, मारपीट हुआ है। अतः जो अपराध इसके भाई द्वारा दर्ज कराया गया था, उसमें से धारा 304B को विलोपन किया जा रहा है, क्योंकि महिला जिंदा है। शेष धाराएं दहेज उत्पीड़न की धारा, मारपीट की धाराएं यथावत रहेंगी और इसमें हम कल न्यायालय को सूचित कर रहे हैं। बुलंदशहर पुलिस की माने तो वरिशा मारपीट से आहत होकर 23 जुलाई को नोएडा में अपने किसी परिचित के यहाँ चली गई थी, जबकि वरिशा के पति आमिर ने उसके लापता होने की रिपोर्ट बुलंदशहर कोतवाली में दर्ज कराई थी। वहीं 27 जुलाई को गाजियाबाद पुलिस को मिले शव का कनेक्शन बुलंदशहर से जोड़ दिया गया और वरिशा केस को हल करने का दावा कर हत्या के आरोप में ससुराल पक्ष के कई लोगों को जेल भेज दिया गया। हालांकि अब वरिशा घर वापस आ गई है, जिसकी जानकारी बुलंदशहर पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस को दी है। दिनांक 27/7/2020 की सुबह 7 बजे थाना क्षेत्र साहिबाबाद में एक अज्ञात महिला का शव एक सूटकेस में मिला था। उस अज्ञात महिला की शिनाख्त एक वरिशा नाम की महिला के रूप में हुई थी। वरिशा की मां, बंदों एवं वरिशा के भाई इस्माइल के द्वारा स्वतः इसकी पहचान की गई थी, इसकी शिनाख्त की गई थी। चिकित्सा अधिकारी एवं पुलिस के समक्ष दोनों ने तहरीर देकर ये बताया था कि ये मेरी बेटी है। इस शिनाख्त के आधार पर वैधानिक कार्रवाई हुई थी। चूंकि मुकदमा बुलंदशहर में पंजीकृत था, दहेज हत्या के अंतर्गत विवेचना की जा रही थी। आज विवेचक के द्वारा एक सूचना और एक तथ्य से अवगत कराया गया है कि जो ये महिला की पहचान वरिशा के रूप में की गई थी, वो उनके परिजनों के द्वारा गलत की गई थी। वरिशा अभी जिंदा है। इस सूचना के आधार पर
गाजियाबाद में जो अपेक्षित कार्रवाई है धारा 302 और 201 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई प्रचलित कर दी गई है। गाजियाबाद और बुलंदशहर पुलिस ने पूरे मामले में जिस तरह से लापरवाही बरती, उससे पुलिस की छवि धूमिल नहीं हुई, बल्कि लोगों का विश्वास पुलिस से डगमगाने लगा है। एक तो गाजियाबाद पुलिस अपराध पर लगाम लगाने में लगातार बौनी साबित हो रही है और शव को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही बरतना प्रशासनिक कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करता है। अब सवाल ये कि जब वारिशा जिंदा है तो सूटकेस में किसकी लाश थी? अब पुलिस उसकी पहचान कैसे करेगी? उसके कातिलों तक कैसे पहुंचेगी? इतनी बड़ी लापरवाही पुलिस ने कैसे कर दी? आखिर गाजियाबाद और बुलंदशहर पुलिस पर भरोसा कैसे किया जाए? बुलंदशहर से अशोक शुक्ला, प्राइम न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।